नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइज के 6 बजे के सेशन में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज आपकी होस्ट और आज हम आए हैं जनवाइज के स्टोरी टेलिंग सेशन में, जो कि प्रेजेंट करेंगी हमारी मौसमी मैम। हर हफ्ते की तरह इस बार भी वो 4 पार्ट बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनाएंगी और आपकी फरमाइश के हिसाब से कुछ पिछली सजेस्टेड कहानियां भी रखी गई हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी प्यारी मौसमी मैम को। मैम प्लीज टेक द फ्लोर। आप सबका सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी बहुत इंतजार रहता है इस पल का कि कब मैं आपसे मुखातिब रहूं, और आप लोग जो वक्त निकाल कर आते हैं मुझे सुनने के लिए, इसलिए आप लोगों का तहे दिल से आभार। और बने रहिए हमारे साथ जनवाइज के साथ। तो आज के इस स्टोरी टेलिंग सेशन का जो पहला कहानी है वो आपकी फरमाइश पर है। आप लोगों ने फरमाइश की थी कि तेनालीराम की कहानियां शामिल की जाए। तो आज की पहली कहानी तेनालीराम जी की है, तेनालीराम का अद्भुत कपड़ा। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे और उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वो दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। अब साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था ना, हैरान रह जाता था। तो महिला ने राजा से कहा कि वो ऐसी ही सुंदर साड़ी बनवाती है। उसके पास कुछ कारीगर है जो अपनी गुप्त कलाओं से इन साड़ियों की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दे तो वो उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बनवा कर देगी। तो राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे कुछ धन दे दिया। अब महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का वक्त मांगा। इसके बाद वो महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में ही रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां 2 कारीगर बिना किसी धागे के कपड़े बुन रहे थे। तो महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन तो रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें तो कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो इस पर उस महिला ने कहा कि ये साड़ी ना सिर्फ उनको दिखेगी जिनका मन साफ हो और जीवन में जिसने कोई भी पाप नहीं किया। अब महिला की ये बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वो साड़ी देख ली, क्योंकि कोई भी ना ये जाहिर नहीं करना चाहता है कि उसका मन साफ नहीं है। ये बात है। तो मंत्री अगर बोलते कि नहीं हमें नहीं दिख रही है तो ये जाहिर हो जाता। तो मंत्रियों ने कह लिया कि नहीं, हमने तो साड़ी देख ली है, और वहां से चले गए। और राजा के पास वापस जाकर उन्होंने कहा कि वो साड़ी बहुत ही सुंदर है। तो राजा इस बात से काफी खुश हुए। अब अगले दिन उन्होंने उस महिला को वो साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने के लिए आज्ञा सुना दी। अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में वो महिला आ भी गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। और अब वापस फिर वही करिश्मा। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिख रही थी। तो ये देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है और वो सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को वो साड़ी दिख नहीं रही है। तो तेनालीराम की ये बात सुनकर महिला ने कहा कि ये साड़ी सिर्फ उनको दिखाई देगी जिनका मन साफ होगा और जिसने कोई पाप नहीं किया है। तो महिला की ये बात सुनकर तेनालीराम के मन में उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने उस महिला से कहा कि राजा चाहते हैं कि ये साड़ी तुम खुद पहनकर दरबार में आओ और सभी को साड़ी दिखाओ। अब ये तरकीब काम कर गई। तेनालीराम की बात सुनकर वो महिला राजा के सामने ना माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने ना कोई साड़ी नहीं बनाई है और वो सबको मूर्ख बना रही थी। तो महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी।
लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की बहुत तारीफ की। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिली कि झूठ जो है ना वो अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, झूठ के पांव नहीं होते। तो अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता और एक न दिन सच्चाई जो है वो बाहर निकलकर जरूर आ जाती है। ये थी मेरी हाँ, पहली कहानी आपकी फरमाइश पर तेनालीराम जी की। थैंक बहुत यू सो मच मैम। हाँ जी, हाँ जी, सब काफी क्लैप कर रहे हैं और एक ने हैंड रेज भी किया है। हाँ जी, अनिल राजपूत जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं इस सेशन के दौरान? अनिल राजपूत जी, अनिल जी, आपके रेड बटन जो होगा ना स्क्रीन के बॉटम पे, उसके साइड में कैमरा है और उसके साइड में माइक का बटन है जिसपे एक क्रॉस लगा हुआ है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पहले उस पर टैप कीजिए, वो अनम्यूट हो जाएगा। और अगर कोई इंटरनेट का इशू है, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो रेड बटन की जिस साइड में 3 बिंदु हैं, उन 3 बिंदु पे आप टैप कीजिए, उसमें इन कॉल मैसेज खुलेगा और आप उस पर लिख सकते हैं आपको जो भी तकलीफ है या फीडबैक देना चाह रहे हैं। हाँ जी, भरत सर, आपने भी हैंड रेज किया है। राधे राधे। राधे राधे सर। एक छोटा सा किस्सा है, 1 मिनट का शेयर करना चाहता हूँ। अभी हम 2-3 दिन पहले मैं जो है गोविंद देव जी के मंदिर गया था जयपुर में। तो वहाँ पे मंदिर पे एक छोटा सा बच्चा, लगभग 2 साल से कम ही उम्र का होगा, वो अपने माँ बाप के साथ में आया हुआ था। तो वो जो चल रहा था धीरे धीरे, तो वो राधे राधे बोल रहा था। मैं राधे राधे भी तो पता भरत सर, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपकी तरफ से कुछ ऑडियो का ब्रेकेज का इशू आ रहा है मेरी तरफ। तो आप एक काम कीजिए, आप सेशन के एंड तक ये कहानी सेव करके रखिए, नहीं, बस सेशन के 1 एंड मिनट भी तक। नहीं, आई बस हो होप गया, तब पूरा हो तक गया। इंटरनेट का जो ब्रेकेज का इशू है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, हो गया, बस 1 मिनट भी सर चाहिए, सर आधा मिनट है बस। ब्रेकेज ऑडियो नहीं आ रही है प्रॉपर्ली आप। अच्छा अच्छा। सर ऑडियो नहीं आ रही है, बहुत इशू हो जाता है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, ऑडियो नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, मैम आप कंटिन्यू कीजिए, हम सारी स्टोरीज और फीडबैक्स फिर सेशन के एंड में लेंगे। अभी ऑडियो का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी, ओके मैम। मुझे लगता है भारत सर, आप चूंकि सफर में हैं, हो सकता है इसलिए आपकी तरफ से ये इशू आ रहा है। जी, सिग्नल का कुछ आ रहा है जी। आपकी कहानी जरूर सुनेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा ये कहानी हमें सुनाने का और हम इंतजार भी करेंगे। तो एक बार मैं जो आगे की कहानियां हैं वो आपसे शेयर कर लूं। आप सबका, आप सबके आज्ञा है ना, मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी। हम तो सबके मेरी दूसरी कहानी है, वो कहानी है परोपकार की भावना। तो मान लीजिए एक प्रॉब्लम हम सबकी जिंदगी में आए और सब उस प्रॉब्लम के अलग अलग उपाय सोचेंगे। जाहिर है प्रॉब्लम हो सकता है एक हो, लेकिन हमारे सोचने का तरीका, नजरिया सबका अलग होता है। तो हमारी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो वो अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ले रहे थे। तो ऐसा करते करते उनकी शिक्षा संपूर्ण हो गई और उनके गुरुकुल छोड़कर जाने का समय आ गया। तो पहले उनके गुरुजी ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से शिक्षा ली, कल आप सबके जाने का वक्त आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक अंतिम परीक्षा और दे दो। तो सभी बच्चे ने एकदम से पूछा कि कैसी परीक्षा गुरुजी? तो गुरुजी बोले कि बच्चों, परीक्षा बहुत साधारण है, आप सभी को दौड़ लगानी है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी सभी बच्चे दौड़ के लिए मान गए। अगले दिन गुरुजी ने समझाया कि बच्चों, आप सभी को एक साथ दौड़ना होगा। इस दौड़ में आपको कूदना भी पड़ सकता है, परंतु घबराना नहीं। आखिर में एक सुरंग आएगी जिसमें आपको ना बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को कैसे पार करते हैं। अब दौड़ शुरू हो गई, सभी बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं।
मगर जब सुरंग आई सभी बच्चे ना अलग अलग हो गए। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा सुरंग से पहले बाहर आया, कोई बाद में आया, और कोई सबके बाहर आने के बाद भी अभी भी सुरंग में ही था। तो ऐसा क्यों हुआ? सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी बोले कि बच्चों, कैसी रही आपकी दौड़? तो कुछ बच्चे बड़ी खुशी से बोले, बहुत अच्छी गुरुजी, और हम ही पहले आए। तभी गुरुजी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई पहले आया तो कोई बाद में आया, जबकि रास्ता तो सबका एक ही समान था। तभी एक बच्चा खड़ा हो गया और गुरुजी करके वो संबोधन करके बोलना वो उसने शुरू किया कि गुरुजी, वो पहले तो हम सब साथ में दौड़ रहे थे, परंतु जब सुरंग आई ना तब हम आगे पीछे हो गए। गुरुजी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे ने जवाब दिया कि वो गुरुजी, सुरंग में ना बहुत अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां पर बहुत सारे पत्थर भी पड़े थे, तो कुछ उसको उठा के एक तरफ करने लगे ताकि उनसे बच के निकला जा सके, और कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे और कुछ पत्थरों को उठाकर ना अपनी जेब में डाल रहे थे ताकि किसी और को इससे चोट ना पहुंचे। तो इसी क्रम में, इसी चक्र में सब आगे पीछे हो गए। अब गुरुजी ने बोलना शुरू किया और कहा, तो वो बच्चे आगे आए जिन्होंने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखा है। तो वो सारे बच्चे आगे आ गए। अब गुरुजी ने कहा कि अपनी जेब से वो पत्थर निकाल कर दिखाओ। बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो सब आश्चर्यजनक रूप से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि वो तो पत्थर थे ही नहीं, वो तो कीमती हीरे थे। तो गुरुजी ने कहा, बच्चों, ये आपके परोपकारी का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में सोचा कि उनको उन पत्थरों से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मॉरल क्या है? आजकल हम सब आगे निकलना चाहते हैं, हमें भी आगे निकलना होता है। हम जिंदगी की दौड़ में आगे निकलना ही चाहते हैं, हर कोई चाहता है। आगे निकलना की इच्छा रखना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस क्रम में सही गलत को ना पीछे छोड़ देते हैं। हम औरों के लिए रास्ता साफ करना भूल जाते हैं। लेकिन सही शब्दों में सफल इंसान वो होता है जो आगे निकलने के लिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता और दूसरे के भले के बारे में पहले सोचता है। तो यही असल शब्दों में सफलता होती है। तो जीवन में हम सबको आगे तो निकलना है, आगे ही निकलना है, सब चाहते हैं, ऐसा हम करेंगे भी, लेकिन औरों के लिए भी रास्ता बनाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, अभी तक तो सबसे अच्छी मुझे यही कहानी लगी है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट कहानी पे आगे बढ़ जाइए। तीसरी कहानी जो है हमारी, वो है बदलाव। देखिए, जीवन में बदलाव भी जरूरी है। एक तरह की सिचुएशन से हम ऊब जाते हैं, तो हम सभी को ना, सभी बातों में हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ना हम खुद को बदलना नहीं चाहते। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। फिर ऐसा ही सोचते रह जाते हैं कि सिर्फ हमारे अकेले के करने से क्या होगा। चलिए, ये कहानी अब सुनते हैं और इसके द्वारा हमें समझने में बड़ी आसानी होगी कि छोटा सा बदलाव किस कदर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक लड़का सुबह सुबह तालाब के किनारे दौड़ने जाया करता था। तो आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था कि वो बूढ़ी महिला हर रोज तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुए की जो पीठ होती है ना, उसको साफ करती थी। तो लड़का ये सब रोज देखता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्या कारण हो सकता है। वो लड़का उस बूढ़ी महिला के पास गया और उनका अभिवादन किया और कहा कि नमस्ते आंटी जी, और आप जो ये कछुए की पीठ को रोज साफ करती है, मैं देखता हूँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? तो बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़के को देखा और बोला कि बेटा, मैं यहाँ हर रविवार को आती हूँ और मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके अच्छा लगता है, अंदर से ना शांति अनुभव करती हूँ। सब लड़का, उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों करती है। तो उन्होंने फिर आगे उसको समझाया कि क्योंकि उनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमता है, जिसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन कछुए को तैरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समय बाद
तक अगर ऐसा ही रहे, इनको साफ ना किया जाए, तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे इनकी जिंदगी में भी खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इन कवच को हर रविवार को साफ करने के लिए आ जाती हूँ। ये सुनकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचिए, इन जैसे तो कितने कछुए हैं, तो इनसे भी बुरी हालत में है, जबकि आप सभी के लिए तो ये नहीं कर सकती, तो उनका क्या? तो क्योंकि आपके अकेले के बदलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इस पर बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, भले ही मेरा ऐसा करने से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस एक कछुए की तो पूरी दुनिया बदल जाएगी ना, उसकी जिंदगी तो बदल जाएगी। इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बस यही सोचकर मुझे खुशी और सुकून मिल जाता है कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने किसी एक की दुनिया को तो बदल दिया। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एक की जिंदगी बदल जाए। सोचकर देखिए, आपकी वजह से किसी एक की भी जिंदगी अगर बदल जाए, तो आपको कितना सुकून, कितनी खुशी मिलेगी। ये सोचने वाली बात है। हम यही सोच कर रह जाते हैं कि एक मेरे करने से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर हर एक 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 अच्छा काम करें, एक एक किसी की मदद करें, एक एक ये करने की कोशिश करें कि किसी की जिंदगी से हमारी वजह से कोई बदलाव आए, तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे बूंद बूंद से, पानी से ही तो समुंदर होता है ना, घड़ा कैसे भरता है। तो वैसे ही हजारों लोगों के द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमें भी इन छोटे छोटे बदलाव से ही शुरुआत करनी है और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देनी है। हम अगर ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। हम करेंगे, आप करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा करने से बहुत लोगों के द्वारा बहुत लोगों का उपकार हो जाएगा और बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सार था मैम स्टोरी का। हाँ जी, सुशीला मैम को भी बहुत अच्छा लगा है, राजेश सर को भी बहुत अच्छा लगा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी पे। मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिए। भारत भूषण सर जी, शुक्रिया आपका। अब जो मेरी चौथी कहानी है वो है लालची दूध वाले की कहानी। ये थोड़ी बच्चों वाली कहानी जरूर है, लेकिन इसका मॉरल अब भी हमारे काम आ सकता है। तो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। वो अपने लालची स्वभाव के कारण जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। हर सुबह वो दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। तो एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध ना बहुत पसंद आ गया है। तो इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वो सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उस दिन के बाद से रवि गांव वालों के घर जो दूध पहुंचाता था उसमें पानी मिलाने लगा। उसे लगने लगा था कि वो बहुत चालाक हो गया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आया और उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। तो जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार भी होने लगता है। लोगों को ना बहुत इस बात से दुख भी होने लगता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया। तो रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा जो है वो नीचे गिरने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नजर में जो इज्जत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा भी नहीं करते थे और उसका दूध लेने से मना करते थे। तो अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वो अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएगा। उसने कसम खा ली कि वो एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा।
तो रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी फिर से तारीफ होने लगी। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों को अच्छी तरह से अब तक समझ लिया था और उसे सबक भी मिल गया था। तो उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। अब उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया था और उसका धंधा फिर से चलने लगा। तो उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से ही प्राप्त होती है। लालच से अस्थाई लाभ हो सकता है, थोड़े दिनों का लाभ हो सकता है, लेकिन अंततः वो आपके प्रति दूसरों का जो भरोसा है उसको खत्म कर देता है। तो हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता और सम्मान की पूंजी है, तो हमें हमेशा उसी पर टिके रहना है। बेईमानी से हम थोड़ा सा तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से हम लाइफ लॉन्ग अपनी पूरी जिंदगी बने रह सकते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। मैम, बिल्कुल हम जेनवाइज में भी यही फॉलो करते हैं। और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन इस बात की हम लोग को टाटा जी से है, स्पेशली टाटा ग्रुप से, कि वो लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और हमेशा ईमानदार रहते हैं और दूसरे बिजनेसेस की तरह करप्ट नहीं होते हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए बहुत सिंपल स्टोरी है, बट ये एक्चुअल लाइफ में एक्चुअल में सक्सेसफुल होती है ये चीज, इंटेग्रिटी से अगर आप काम करें तो। आ, हाँ जी मैम, आपकी कमेंट्स में बहुत तारीफ हो रही है। कुलविंदर मैम, सुशीला मैम, वर्षा मैम सब कह रहे हैं कि आज की सारी स्टोरीज उनको बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सारी बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज है, कोई भी सैड नहीं है। और ओके। फिर से तेनालीराम की कहानी से हमने शुरू किया था और तेनालीराम की कहानी से ही हम आज का सेशन खत्म भी करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की फरमाइश थी। और तेनालीराम की कहानियां मुझे भी बचपन से बहुत पसंद है। ओ तेनालीराम जी की ये 5वीं कहानी है, मैं शुरू करूं? जी मैम, ऑफ कोर्स। अच्छा, इस कहानी का शीर्षक है सुनहरा पौधा। तो तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर देते थे कि विजयनगर के जो महाराज थे कृष्णदेव, वो दंग रह जाते थे। तो इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये बहुत जरूरी है, राजा भी इंसान ही होता है, कभी कभी उनके फैसले भी गलत हो जाते हैं, किसी का बेवजह नुकसान हो सकता है। तो इस कहानी में हमें वो देखने को मिलेगा कि कैसे अपनी सूझबूझ से उन्होंने परिस्थिति को संभाला। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए और वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा लेकर आए और उन्होंने माली को बुलाया। और माली के आते ही महाराज ने उससे कहा कि देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो कि मुझे काफी पसंद है। इस पौधे का काफी ख्याल रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। तो माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे सुनहरे फूल खिलने लगे और रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार में जाते। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो वो उस फूल को न देख पाने का उनका मन दुखी हो जाता था, वो उस फूल को मिस करते थे। तो एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए, उन्हें वो फूल नहीं दिखा और तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा कि वो पौधा कहाँ गया, मुझे तो उसके फूल नहीं दिख रहे। जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद ही मौत की सजा सुना दी। अब उनके इस आदेश से घबराहट हलचल तो मचनी थी। तभी वहां पर सैनिक आए और माली को जेल में डाल दिया गया। अब वो जो माली की पत्नी है ना, उसे जब इस बारे में पता चला तो वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची।
गुस्से में महाराज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो रोते रोते दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। अब रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरे फूल को खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगी। अब ऐसा करते करते बकरी बेचारी बिल्कुल अधमरी हो गई। अब विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। तो इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत कर दी नगर कोतवाल में। तो सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला ये तो उस माली को मिले दंड की वजह से है और वो गुस्से में ऐसा कर रही है। तो ये जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। अब महाराज कृष्ण देव राय जो थे पूछा कि तुम इस जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो। तो वो रोते रोते बोली, ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ, मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ मैं और कैसा व्यवहार करूं महाराज। माली की पत्नी ने रूंधे हुए गले से ये जवाब दिया। तो राजा कृष्णदेव राय ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया, ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है। तो उसने बताया कि साहब ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया। इसी की वजह से आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए थी, इसलिए इसे मैं डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को ये बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। ये समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई जो तुम मेरी गलती को इस तरह से मुझे समझा सको। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे रोते हुए देखकर एक पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे ये सुझाया। मुझे तो और कुछ सूझ भी नहीं रहा था, ये सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। तो एक बार फिर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम पर गर्व महसूस करने लगे और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया। तो कहते हैं ना कि महाराज ने माली का जो वो मृत्युदंड का फैसला था वो वापस ले लिया और उसे जेल से रिहा भी करने का आदेश दे दिया था। तो साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी गई। तो पहले से ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। इस तरह की एक कहानी मैंने पहले भी अपने सेशन में बताया था। वो उंगली वाली, उंगली जो कट गई थी राजा की, वो मैंने बताया था। एक मंत्री था जो हर बात में कहता था कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। तो कुछ ऐसा ही बात था कि आखिर तक हमें धैर्य धरना चाहिए। कब समय का मोड़ घूम जाए और हम अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी सद्बुद्धि से, अपनी विवेचना से और अपने पेशेंस से, धैर्य से। तो धैर्य हर हाल में हमें बनाए रखना है। ये थी मेरी आज की आखिरी कहानी और अब मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे ऑफिशियली एंड करते हैं इस खूबसूरत मैसेज के साथ कि अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखिए और धैर्य रखिए। इससे आप सही फैसले ही नहीं लेंगे, खुश भी रहेंगे जिंदगी में, सेटिस्फाइड भी रहेंगे अपने फैसलों से।